हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली 3.4 कराएंगे। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके लिए उसे सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप उस बेसिक को नहीं सीखेंगे तो आप इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ना कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे, फिर अपने सवालों को करेंगे। बच्चों, इस पूरे अध्याय में मतलब अध्याय 3 में हम चतुर्भुजों को बहुत अच्छे से, जितने भी प्रकार के चतुर्भुज होते हैं उनको बहुत अच्छे से सीख चुके हैं अपनी पिछली सारी वीडियो में। ठीक है, अब इस वीडियो में हमें क्या सीखना है। जो चतुर्भुज हमने अब तक सीखे हैं, जितने भी प्रकार के चतुर्भुज अब तक हमने सीखे हैं ना, उन सबको यहाँ इस पूरी एक्सरसाइज में मिक्स कर दिया है। चारों पांचों चतुर्भुज यहाँ आपको उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न दिए हैं। अब उनको आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ जितने भी चतुर्भुज होते हैं ना, उनको एक बार हल्के लेवल पर रिवाइज कर लेते हैं। जब हम उनका रिवीजन कर लेंगे ना, फिर इस एक्सरसाइज को हम बहुत आसानी से खेल खेल में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले तो हम उन सारे चतुर्भुजों का एक हल्का सा रिवीजन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे समांतर चतुर्भुज। ये क्या होता है? एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने वाली भुजाएं। जैसे ये भुजा है ना, इसके समांतर होगी। समांतर आप जानते हैं, यदि हम इस भुजा को आगे बढ़ाते हैं, चाहे हम इसे अनंत तक लेके जाएं, तो इनके जो बीच का अंतर है ना, ये जो अंतर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि 3 सेंटीमीटर है, तो हम इसे चाहे कितना भी आगे लेकर चले जाएं, इनके जो बीच की दूरी है वो हमेशा कितनी बनी रहेगी? 3 सेंटीमीटर ही बनी रहेगी। इसी चीज को कहते हैं समांतर। ठीक है, अब इस भुजा को बढ़ा दिया, यदि आप इस भुजा को ऊपर बढ़ाते हैं, इन दोनों भुजाओं को, इस वाले युग्म को, ठीक है, तो यहाँ जो अगर बढ़ाने से इनके जो बीच की दूरी है ना, यह भी समान ही रहेगी। मान लीजिए यदि ये 6 सेंटीमीटर है, तो चाहे आप कहीं पर भी इसे आगे बढ़ाते जाइए, इनके बीच का जो अंतर है वह समान रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। चलिए, एक बात तो हुई ये। अब दूसरी बात करते हैं। देखिए, इसका एक पॉइंट है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख मतलब आमने सामने वाली भुजा। जैसे ये भुजा है, इसके बराबर होगी। ठीक है, और ये एडी भुजा इसके सामने वाली इस बीसी भुजा के बराबर होगी। ठीक है, समझ गए। चलिए, देखिए, इसका दूसरा पॉइंट है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब सम्मुख से आप समझ जाइए सामने वाला। जैसे यदि हम इस ए कोण की बात करते हैं, तो ये ए कोण है, इसके सामने कौन सा कोण है? इसके सामने ये सी है। तो जितने अंश का ये ए कोण होगा, उतने ही अंश का ये सी कोण होगा। जैसे मान लीजिए ये 70 अंश का है, तो इसके सामने ये सी है, तो ये भी हमारा 70 अंश का होगा। ठीक है, अब ये डी कोण है, तो इसके सामने कौन सा कोण है? ये बी। तो ये जो बी और डी है ना, ये आपस में बराबर होंगे। जितने अंश का बी होगा उतने का ही डी होगा। तो आप समझ गए, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए, तीसरा है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अच्छा, देखिए, जैसे ये दो विकर्ण हैं, ये एक विकर्ण है ये ए सी, ठीक है, और दूसरा विकर्ण है ये बी डी। तो ये विकर्ण क्या करेंगे? ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांट देंगे। जैसे ये एसी विकर्ण है, ये क्या करेगा? इस बीडी विकर्ण को बिल्कुल बीच में काटेगा। यहाँ जो काट रहा है ना, बिल्कुल बीच में। जैसे यदि इसकी दूरी मान लीजिए आप 10 सेंटीमीटर है, पूरे बी से लेके डी तक की, तो ये इसके 2 टुकड़े कर देगा बिल्कुल बराबर बराबर के, यानी कि 5-5 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े कर देगा। ठीक है, अब यही काम हमारा बीडी करेगा एसी के लिए। अब यदि ये एसी हमारा 14 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो बीडी इसके 2 टुकड़े करेगा, तो ये 7-7 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े कर देगा। ये वही करता है कि एक दूसरे को समद्विभाजित, यानी कि बराबर बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा समचतुर्भुज। देखिए, ये क्या होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। सम मतलब बराबर, चतुर्भुज।
एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। देखिए यहाँ लिख भी रहा है, एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। बराबर, जैसे ये अगर आपका 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 की होगी, ये भी 5 की और ये भी, मतलब समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर यानी कि 5-5 सेंटीमीटर की होंगी। चलिए अब इसके कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। अच्छा, ये जो बच्चों समचतुर्भुज होता है ना, इसमें समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। जितने भी जो समांतर चतुर्भुज में गुण होते हैं वो सभी इसमें होते हैं। कौन कौन से? जैसे सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में यानी कि समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि समांतर चतुर्भुज के गुण हो गए। अब बच्चों इसमें दूसरी बात और है कि विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। देखिए यहाँ ये जरूरी चीज है, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। लंब का मतलब, चलिए हम उसे सिखाते हैं आपको। देखिए बच्चों, लंब का मतलब होता है, जैसे हमारा ये विकर्ण है, नाम दे दीजिए पहले ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये जो बी डी विकर्ण है, इस ए सी विकर्ण पर जहां गिरेगा, जैसे इस डी से इसने चलना शुरू किया तो यहाँ ये इससे टकरा रहा है, मतलब छुल रहा है, तो यहाँ ये लंब बनाएगा। लंब का मतलब होता है कि कोई भी यदि सामने वाले शीर्ष से कोई भी रेखा आती है तो वो अपने सामने वाली इस रेखा पर लंब बनाती है, मतलब 90 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। तो जैसे डी इस एसी रेखा पर आई तो यहाँ ये 90 अंश का कोण बनाएगी। इसी प्रकार ये बी, और ये बी क्या करेगा बच्चों, जब ये बी यहाँ जाएगा ना तो इस एसी पर ये भी एक लंब बनाएगा, मतलब लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। लंब का मतलब आप रट लीजिए कि लंब जहां भी गिरता है ना वहां 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे ये ए है तो ये ए कहाँ 90 अंश का कोण बनाएगा, यहाँ, ठीक है। और ये सी है, देखिए सी यहाँ बना रहा है, ये यहाँ, मतलब ये जो इसके विकर्ण है जहां भी गिरेंगे वहां 90 अंश का कोण बनाएंगे, यानी कि समकोण बनाएंगे, ठीक है। बस ये इसकी मेन पहचान होती है समचतुर्भुज की, ठीक है। आप समझ गए। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला है बच्चों आयत। आयत को तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसे बहुत अच्छे से जानते होंगे। कैसे? ये भुजा इसके बराबर होती है, ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है कि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। बच्चों आयत भी एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, ठीक है, रट लीजिए इसे। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, यानी कि समकोण होता है। वो कह रहा है कि प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब इसका कि प्रत्येक कोण जो है ना वो 90 अंश के होते हैं। इसके चारों कोण, कोई सा भी कोण ले लेंगे ना तो सभी 90-90 अंश के होंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, विकर्ण बराबर माप के होते हैं। अच्छा, ये जो इसके बच्चों विकर्ण होंगे ना, ये विकर्ण देखिए थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, हाथ से बनाने में थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। आप स्केल से बना के देखेंगे और आप इसे नापेंगे भी तो ये दोनों बराबर लंबाई के होंगे, ठीक है। यदि ये KM 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी हमारा L और N ये भी 10 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब आयत को भी बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला है बच्चों हमारा वर्ग। एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आप जानते हैं वर्ग किसे कहते हैं? एक ऐसी आकृति बंद जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वही बराबर का मतलब तो आप जानते हैं ना कि सभी भुजाएं बराबर। यदि कोई भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो सभी भुजाएं कितने कितने सेंटीमीटर की होंगी? 4-4 सेंटीमीटर की होंगी, ठीक है। चलिए अब इसकी एक खूबी और है, ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत सभी के गुण होते हैं। ये एक लौता वर्ग है कि जिसमें समांतर चतुर्भुज के भी गुण हैं, समचतुर्भुज के भी हैं और आयत के भी गुण होते हैं। किसी भी एंगल से आप चेक कर सकते हैं, सारे गुण आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अभी रट लीजिए, जैसे जैसे आगे चलेंगे और अच्छे से समझेंगे हम इसे। अगली आकृति है बच्चों पतंग। ये क्या होती है? ये है कि एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। आसन्न का मतलब आप जानते हैं बच्चों, बगल वाली भुजाएं। तो जो बगल वाली भुजाएं होती हैं, जैसे AD है ना,
वो इस ए बी के बराबर होगी। जितने सेंटीमीटर की ये ए बी है उतने की ही ए डी होगी। मान लीजिए यदि ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये ए बी भी हमारी 4 सेंटीमीटर की होगी। अच्छा, दोनों युग्म, अब यदि ये डी सी है ना, ये बच्चों इस बी सी के बराबर होगी। यदि ये 6 सेंटीमीटर की है तो बी सी भी हमारी कितने सेंटीमीटर की होगी? 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, एक तो पहचान इसकी ये रही। अब इसके कुछ पॉइंट भी हैं। पहला पॉइंट है कि विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। अच्छा, यदि आप इसके विकर्ण बनाते हैं बच्चों, ये विकर्ण इसके और ये विकर्ण बना इसके, तो ये एक दूसरे पर लंब होंगे। लंब का मतलब आप जानते हैं कि यह एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, जहां भी ये विकर्ण मिलेंगे वहां 90 अंश के कोण बनाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। अच्छा, देखिए बच्चों, पतंग के बारे में इस चीज को ध्यान से समझना। वो कह रहा है कि पतंग का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। यहाँ दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। ठीक है ना, सिर्फ एक विकर्ण दूसरे को करता है। कौन सा? जैसे ये विकर्ण है ना आपका बी डी विकर्ण, इस विकर्ण को ये जो AC विकर्ण है ये समद्विभाजित करेगा। यदि हम इस BD विकर्ण की लंबाई, पूरी लंबाई जो BD है ना हमारी, वो यदि हम 10 सेंटीमीटर मानते हैं, कितनी मानते हैं? 10 सेंटीमीटर, तो AC विकर्ण इस BD को 5-5 सेंटीमीटर के 2 टुकड़ों में बांट देगा। ठीक है, यानी कि इस BD विकर्ण को 2 हिस्सों में बांट देगा। जितनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की होगी उतनी ही यहाँ से B तक की हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा पॉइंट है बच्चों, आकृति में कोण B बराबर होगा कोण D के। अच्छा, ये जो कोण B है ना, ये इस D के बराबर होगा। यदि इसकी लंबाई इसका मानते हैं इसको 60 अंश का, तो ये भी हमारा D 60 अंश का हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है ये कि कोण B D के बराबर होगा। अच्छा, और ये जो कोण A है ये C के बराबर नहीं होगा। ये लिख रहा है कि कोण A बराबर नहीं है कोण C के। ठीक है, इन दोनों की माप अलग अलग होगी। तो आप समझे कि जो पतंग होती है ना, उसमें सिर्फ एक युग्म मतलब एक सम्मुख कोण बराबर होते हैं BD, और वो कौन से होते हैं उसे भी पहचानिए कि जहां जो असमान भुजाएं मिलती हैं, जैसे ये 4 सेंटीमीटर की भुजा और ये 6 सेंटीमीटर की भुजा जिस शीर्ष पर मिल रही है वो बराबर होगी किसके? दूसरी वाली 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की भुजा जिस शीर्ष पर मिलेंगी उस शीर्ष के। ठीक है, और जहां दोनों आसन्न भुजाएं मिलती हैं वो कोण आमने सामने के बराबर नहीं होते। ठीक है बच्चों, यदि आप इतना छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट जितना हमने अब तक सिखाया है यदि सीख चुके हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप आधे से ज्यादा इस एक्सरसाइज को अभी सीख गए। जो थोड़ी बहुत बची भी है ना, वो आप अपने सवालों में सीख जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, बताइए कथन सत्य है अथवा असत्य। अच्छा, देखिए यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं और वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य। ठीक है, सबसे पहला है ए करते हैं कि सभी आयत वर्ग होते हैं। अच्छा, देखिए पहले तो हमें पता नहीं है होते हैं कि नहीं। एक काम करते हैं, पहले इनके दोनों के चित्र बनाते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ एक वर्ग बनाया है, एक आयत बनाया है। ठीक है ना, चलिए अब वो कह रहा है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। अब बताइए बच्चों, सभी आयत वर्ग होते हैं? आयत में वे सभी गुण होते हैं जो वर्ग में होते हैं? वर्ग के पहले देख लेते हैं, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की। क्या आयत की होती हैं? नहीं, इसकी ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, मतलब इसकी जो भुजाएं हैं वो अलग अलग होंगी। तो क्या सभी आयत वर्ग हुए? नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? यह कथन कैसा है? यह कथन असत्य है। क्यों है? क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन आयत की नहीं होती। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आ गया होगा, बहुत सरल प्रश्न था। दूसरा करते हैं, बी है इसका कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अच्छा, पहले इन दोनों की चित्र बनाइए। देखिए बच्चों, ये एक समचतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। इन दोनों में कुछ समानताएं हैं। हाँ बिल्कुल हैं। एक तो ये इनकी जो भुजाएं होती हैं सम्मुख वह समांतर होती हैं।
इसकी भी ये भुजा इसके समांतर होगी और ये भुजा इसके समांतर होगी, ठीक है। और इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज की भी ये दोनों भुजाएं समांतर होती हैं और ये इसके समांतर होती हैं। अच्छा, एक गुण मिला इसका। दूसरा, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं समचतुर्भुज के, तो वो समांतर चतुर्भुज के भी होते हैं, ठीक है। ये कोण इसके बराबर होगा, किसके, इसके, तो ये वाला कोण समांतर चतुर्भुज में भी बराबर होते हैं, यानी कि दो समानताएं मिल गई। अच्छा, तीसरी, इसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समचतुर्भुज के, तो ऐसा तो समांतर चतुर्भुज में भी बच्चों करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समानताएं मिल रही हैं, तो हम कहेंगे कि यह कथन सत्य है। और क्यों सत्य है हम लिख भी देंगे कि कथन तो सत्य है क्योंकि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आ गया होगा, मुझे पता है। सी करते हैं कि सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। अच्छा, देखिए पहले इसका एक चित्र बनाइए। देखिए ये वर्ग है, समचतुर्भुज है और ये आयत है। अब एक बात बताइए, वो बोल रहा है कि सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। हमें तो नहीं लगता, क्योंकि सम जो हमारा वर्ग होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। भुजाएं तो समचतुर्भुज की भी बराबर होती हैं, लेकिन आयत की नहीं होती। आयत की दो भुजाएं बराबर होती हैं और ये वाली भुजा इसके बराबर होती हैं, यानी कि चारों भुजाएं समान नहीं होती। जब भुजाएं समान नहीं है तो प्रत्येक वर्ग आयत नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे इसका? हम लिखेंगे कि यह कथन असत्य है क्योंकि सभी वर्ग समचतुर्भुजों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत की नहीं होती। डी है इसका, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। अच्छा, देखिए हम एक दोनों आकृतियां बनाते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है और ये वर्ग है। वो कह रहा है कि सभी वर्ग जो है ना वह समांतर चतुर्भुज नहीं होते। क्यों नहीं होते भैया? हमने अभी पढ़ा था बेसिक में कि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं और ये कह रहा है नहीं होते। गुण भी अगर देखना चाहें तो ये भुजा इसके बराबर है। अच्छा, तो इसमें भी ये भुजा इसके बराबर हो गई, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर है तो इसमें ये वाली भुजा इसके बराबर है, गुण तो है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वर्ग के भी करते हैं। यदि हम इन दोनों के विकर्ण बनाते हैं तो वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के भी बांटते हैं, तो यानी कि गुण तो दोनों में हैं, मतलब वर्ग में समांतर चतुर्भुज के गुण हैं, लेकिन ये कह रहा है नहीं होते, तो यानी कि यह कथन असत्य है। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ कि डी में क्या है, असत्य, क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। और जब हमने आपको बेसिक सिखाया था तब भी यह बताया था कि वर्ग में समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत तीनों के गुण होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके ई पार्ट पर चलते हैं। देखिए ई कह रहा है कि सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। अच्छा, पहले हम एक पतंग और समचतुर्भुज की चित्र बनाते हैं। देखिए ये पतंग है आपकी और ये है समचतुर्भुज। वो कह रहा है कि सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। अच्छा, देखिए पतंग की पहचान क्या होती है कि इसमें ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ठीक है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। मतलब यदि ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 की होगी, और ये 8 सेंटीमीटर की है तो ये 8 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, अब समचतुर्भुज की बात करते हैं बच्चों, तो इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। यदि इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो इसकी चारों भुजाएं हमारी 5-5 सेंटीमीटर की होंगी, जबकि पतंग में भुजाएं अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग लंबाइयों की होती हैं। तो यह कथन सत्य है या असत्य? यह कथन असत्य है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि असत्य है, और क्यों है कारण भी लिख देंगे, क्योंकि पतंग की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। ठीक है बच्चों, चलिए इसका अगला है बच्चों एफ। वो कह रहा है कि सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। अच्छा, मतलब इसने इस ई का उल्टा प्रश्न पूछ लिया है। यहाँ था कि पतंगें समचतुर्भुज होती हैं,
लेकिन अब पूछ रहा है कि समचतुर्भुज पतंग होते हैं। देखिए बच्चों, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी चीज बता दूं। देखिए, ये जब ये ऐसा पूछते हैं ना, तो इसमें जो चीज आगे रखी जाती है उस आकृति में पीछे वाली आकृति के सभी गुण होने चाहिए। ये यहाँ इनके प्रश्न पूछने का यह अर्थ होता है। अभी हमसे प्रश्न क्या पूछा था कि सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। देखिए, यदि पतंग को समचतुर्भुज बनना है तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं, तो पतंग में नहीं होती, तो पतंग समचतुर्भुज नहीं बन सकती। ठीक है। अब इसने जो F पूछा है वो क्या है कि सभी समचतुर्भुज पतंग हैं। अब मतलब समचतुर्भुज में पतंग वाले गुण हैं कि नहीं, चलिए हम वो देखते हैं। पतंग की पहचान क्या होती है कि इसमें आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है, मतलब आसन्न भुजाएं बराबर हैं। यदि ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। चलिए, अब इसी चीज को हम समचतुर्भुज में देखते हैं। समचतुर्भुज में भी देखिए, ये आसन्न भुजाएं बराबर हैं। ठीक है। यदि ये 5 की है तो ये भी 5 की होगी। ठीक है, मतलब एक आसन्न भुजाएं बराबर हो गई दोनों में। चलिए, मतलब आधे गुण मिल गई। दूसरा, ये कह रहा है कि ये वाली आसन्न भुजा भी बराबर होती है। यदि ये 8 सेंटीमीटर की है तो ये भी 8 सेंटीमीटर की होगी। अब लंबाई से मतलब नहीं है कितने सेंटीमीटर की है, मेन चीज है कि आसन्न भुजाएं बराबर हैं। अब यदि आप समचतुर्भुज की देखेंगे तो इसकी ये वाली भुजा भी बराबर है, मतलब ये इसकी आसन्न भुजा है तो ये भी बराबर होंगी। ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। मतलब समझ में आया, इसकी दोनों आसन्न भुजाएं बराबर हैं। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी आसन्न भुजाएं बराबर हैं। हम ये कह सकते हैं कि समचतुर्भुज में पतंग के सारे गुण हैं, जितने गुण पतंग में होने चाहिए वो सब समचतुर्भुज में हैं। तो यह कथन कैसा होगा हमारा? सत्य। ठीक है, इसलिए हम इसे लिख भी देंगे। हम लिखेंगे सत्य है। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हाँ, आ गया होगा। देखिए, इस प्रश्नों में थोड़ी सी यदि कंफ्यूजन हो तो बस इतना समझ लीजिए कि पहले वाली यदि कोई भी आकृति बाद वाली आकृति बनना चाहती है तो पहले वाली आकृति में बाद वाली आकृति के सारे गुण होने चाहिए। ठीक है। पतंग में समचतुर्भुज के गुण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो पतंग में नहीं होती, इसलिए यह कथन तो असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमने लिखा भी है। और यदि इसका उल्टा पूछा जाए कि समचतुर्भुज पतंग होती हैं तो बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इन दोनों को थोड़ा सा ढंग से समझना, अब सीख जाएंगे। सीखते हैं तो ठीक है, वरना रट लेना, कुछ चीजें हम रट के भी काम चला लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, इसी का जी पार्ट करते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। अच्छा, पहले समांतर चतुर्भुज बनाते हैं बच्चों और एक समलंब चतुर्भुज। देखिए, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है और ये है हमारा समलंब चतुर्भुज। वो कह रहा है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। समांतर चतुर्भुज की पहचान क्या होती है कि इसके दोनों युग्म, मतलब जो इसकी रेखाएं होती हैं ना, उनके दोनों युग्म समांतर होते हैं। ये इसके समांतर है, ठीक है, और ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है। चलिए, अब यही चीज हम समलंब चतुर्भुज में देखते हैं। देखिए, ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये वाली भुजा है ना, इसके समांतर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यदि हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये थोड़ी सी आगे जाकर एक दूसरे से मिल जाएगी। ठीक है, तो यानी कि समांतर नहीं हुई। तो जब समांतर नहीं है तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं? नहीं, यह कथन असत्य है। तो इसका आंसर लिखेंगे असत्य है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं परंतु समलंब की नहीं होती। ठीक है बच्चों, इसीलिए सभी समांतर चतुर्भुज समलंब नहीं होते। ठीक है। चलिए, अगला है, वो कह रहा है कि सभी वर्ग समलंब होते हैं। अच्छा, चलिए पहले एक वर्ग और समलंब की आकृति बनाते हैं। ठीक है, देखिए, वर्ग की सभी तो भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा, समलंब की होती हैं? नहीं होती, ये भुजा अलग अलग होती हैं इसकी। ठीक है, एक तो भुजाएं अलग अलग हैं।
ठीक है। और दूसरा, इसकी सभी भुजाएं समांतर होती हैं, मतलब दोनों युग्म समांतर होते हैं, लेकिन समलंब के नहीं होते। एक जोड़ा समांतर होता है, ये वाला जोड़ा समांतर है। इस भुजा को यदि आप आगे बढ़ाएंगे तो यह तो समांतर है, आगे जाकर कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन इस भुजा को यदि आप आगे बढ़ाते हैं और इसको भी बढ़ाते हैं तो ये आगे जाकर कहीं मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सभी वर्ग समलंब होते हैं? नहीं। क्यों नहीं होते, वह भी लिख दीजिए आप। हम लिखेंगे असत्य। क्यों? क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है, और आयत की समलंब की नहीं होती। और दूसरा अगर पॉइंट लिखना चाहें तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समलंब की बराबर नहीं होती। आप कोई सा भी एक या दो पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैथ, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, अभी तो आप क्लास 8th में हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल यानी कि ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे दिए। अब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो छोटी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इतना छोटा सा काम करेंगे आप हमारी फैमिली यानी कि ई ब्लैक बोर्ड चैनल की फैमिली से जुड़ जाएंगे, फिर आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कर दीजिए। हाँ, एक बात और बच्चों, देखिए मैथ तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, आप हमारे ही चैनल पर साइंस को भी पढ़ सकते हैं, 8th क्लास की साइंस को भी। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, हमारे नाम से मिल जाएगी। हो सकता है नाम भी मिले, क्यों? क्योंकि हमारा चैनल नया है तो यूट्यूब सर्च करने पर हमारी वीडियो को आगे नहीं दिखाता। तो आप एक दूसरा काम कर सकते हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी साइंस को वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, साइंस पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाया है हमने उसे भी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 ये क्या कह रहा है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें पहला है चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसी कौन सी आकृति होती है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं? आपको पता है? हाँ, ऐसी दो आकृतियां होती हैं। एक तो हमारा समचतुर्भुज होता है, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा वर्ग। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा एक ही लंबाई की होती हैं दोनों में, चाहे वो हमारा समचतुर्भुज हो और चाहे वर्ग। ठीक है, लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। आप लिख देंगे कि पहला तो है समचतुर्भुज और दूसरा है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बहुत सरल था। इसी का बी करते हैं। वो कह रहा है कि चार समकोण हो। अच्छा, अब ऐसी कौन सी आकृति होती है बच्चों जिसमें चार समकोण होते हैं? ऐसी दो आकृतियां होती हैं हमारी, वह होती हैं एक तो हमारा वर्ग और दूसरा होता है हमारा आयत। ठीक है, इसमें चारों कोने समकोण होते हैं, मतलब 90-90 अंश के होते हैं चारों कोने। अब जानते हैं ना, जानते होंगे, मुझे पता है, चाहे वो आयत हो या वर्ग हो, उसके चारों कोने समकोण या 90 अंश के होते हैं। ठीक है, इसको लिख भी दीजिए आप। पहला तो है वर्ग और दूसरा है आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए तीसरा है, बताइए कैसे एक वर्ग। अच्छा, अब यहाँ कुछ पॉइंट दिए हैं, क्या है कि एक चतुर्भुज है। अच्छा, बताइए कैसे बता सकते हैं कि वर्ग एक चतुर्भुज है? अरे भैया, इसे तो हम नाम से ही पता चल रहा है। वो कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाएं हैं, तो वर्ग है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसकी चार भुजाएं होती है, इसीलिए ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, इसे लिख भी दीजिए आप।
आप लिखेंगे वर्ग एक चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसकी 4 भुजाएं होती हैं, इसीलिए वर्ग एक चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है कि एक समांतर चतुर्भुज है। अब बताइए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कैसे है बच्चों? पहले देखिए समांतर चतुर्भुज ये रहा, कैसे है आप बता सकते हैं? देखिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज इसलिए है क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, या समान होती हैं, बराबर भी होती हैं। इसकी भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। ठीक है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ठीक है, तो इसमें भी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो यानी कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्यों? क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। हम यही लिख भी देंगे, हम लिखेंगे वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती हैं। ठीक है, अच्छा तीसरा है कि एक समचतुर्भुज। अच्छा मतलब वर्ग एक समचतुर्भुज है। क्यों है? पहले दोनों को बनाइए। देखिए ये एक वर्ग है, ये समचतुर्भुज है। अब वो कह रहा है कि वर्ग समचतुर्भुज क्यों है? हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं और यही हाल समचतुर्भुज में होता है। समचतुर्भुज की भी जो भुजाएं होती है ना चारों, वो एक ही लंबाई की होती हैं। यदि ये 4 सेंटीमीटर की इसकी एक भुजा है तो चारों जो है 4-4 सेंटीमीटर की होंगी। इसी तरीके से यदि इसकी कोई भुजा 4 की हो या 5 सेंटीमीटर की हो तो ये भी 5-5 सेंटीमीटर की चारों भुजाएं होंगी, इसीलिए इसे समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, यानी कि भुजाओं के आधार पर यह समचतुर्भुज होता है वर्ग के बराबर। ठीक है, यही हम लिख भी देंगे। हम लिखेंगे वर्ग एक समचतुर्भुज है। क्यों है? क्योंकि वर्ग और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, मतलब बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए अब चौथा है कि एक आयत है। अच्छा मतलब वर्ग एक आयत है, कैसे साबित करेंगे? पहले हम वर्ग और आयत को बनाते हैं। देखिए ये रहा वर्ग और ये है आयत। चलिए अब क्यों है ये दोनों समान, क्या क्या समानता है? मतलब इस प्रश्न में हमको दोनों आकृतियों के बीच में समानताएं देखनी है। ठीक है, अलग अलग तो उनमें कुछ ना कुछ गुण तो अलग होंगे, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ समानताएं देखनी है बच्चों। ठीक है ना, क्या समानता है? सबसे पहली समानता, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर है तो इसी तरह इसकी ये भुजा इसके बराबर होगी। चलिए ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है तो इसमें भी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। चलिए अब दूसरा एक गुण और होता है इनमें कि इसके चारों कोने, मतलब कोण जो है ना, वो 90 अंश के होते हैं वर्ग के। तो आयत के भी तो यही होते हैं, आयत के भी चारों कोने यानी कि कोण 90 अंश के होते हैं। तो यही इसमें एक समानता है, तो इसी को हम लिख भी देंगे। हम लिखेंगे वर्ग एक आयत है। क्यों है? क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, और सभी कोण समकोण होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ हमने इस पूरे प्रश्न में सिर्फ दोनों आकृतियों की जो जिससे भी तुलना करने के लिए कहा जा रहा है उनकी समानताएं देखी हैं और उसी समानता के आधार पर हमने बताया है कि एक वर्ग चतुर्भुज भी है, समांतर चतुर्भुज भी है, समचतुर्भुज भी है और एक आयत भी है। ठीक है, प्रश्न समझ में आया? आ गया होगा मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए चौथा है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण। अच्छा मतलब हमें एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण, उसके कुछ पॉइंट दिए हैं। क्या है? पहला पॉइंट है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को बीच में से काटते हैं। आपको याद होगा हमने जब आपको बेसिक सिखाया था तो हमने जितनी भी आकृतियां आपको बताई थी सारी की सारी सिर्फ पतंग को छोड़कर सभी आकृतियों के जो विकर्ण होते हैं ना वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में काटते हैं। चाहे वह वर्ग हो, चाहे वह समचतुर्भुज हो, चाहे आयत हो या समांतर चतुर्भुज हो। ये चारों आकृतियां बच्चों ऐसी होती हैं कि जो इनके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसी को आप चाहें तो लिख दीजिए। एक तो वर्ग हो जाएगा, आयत हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये आपको सिखाने के लिए कर दिया है, आपको कॉपी पर बनाने नहीं है चित्र, बस आपको ये पॉइंट
पॉइंट डालकर अपने ये चारों आंसर लिख देने हैं। ठीक है, आप लिखेंगे वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये इतना तो हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। ठीक है बच्चों, समझ में तो आया? चलिए आ गया होगा। देखिए इसी का दूसरा पॉइंट है, वो कह रहा है कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। अच्छा चलिए इसे भी हम आपको बताते हैं। देखिए ऐसी सिर्फ दो आकृतियां होती हैं और उनकी पहचान भी समझ लीजिए। आप नाम मत रटिए, हम आपको एक पॉइंट बता देते हैं, बस उस पॉइंट को पकड़ लीजिए, आपका यह आंसर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और जीवन भर याद बना रहेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसा चतुर्भुज का नाम बताइए कि जिनके जो विकर्ण है ना वो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हों, तो आप अपने मन से सिर्फ एक प्रश्न कीजिए कि ऐसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। याद रखना, ऐसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं मतलब चारों भुजाएं समान लंबाइयां की होती हैं, वही ऐसी आकृति है जिनके विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं। ठीक है, अब किस किस आकृति की आकृतियां मतलब जो है लंबाइयां बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वह होता है एक तो हमारा वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और दूसरा होता है हमारा समचतुर्भुज। ठीक है, कौन सा? समचतुर्भुज। ये दोनों ऐसी आकृतियां हैं जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब भुजाएं बराबर हैं, इसी कारण से जो इनके जो विकर्ण होते हैं ना वह एक दूसरे पर लंब बनाते हैं, यानी कि लंब समद्विभाजक करते हैं। एक तो बीच में से काट रहे हैं मतलब समद्विभाजित कर रहे हैं, और दूसरा लंब भी बना रहे हैं यानी कि 90 अंश का कोण भी बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी आकृतियां हुई? एक तो हुई हमारी वर्ग और दूसरी हुई समचतुर्भुज। और पहचान क्या है, रटना नहीं है आपको, हमको बस एक याद रखना है बात कि जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर हैं उसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होंगे। ठीक है, समझ में आया? आ गया होगा मुझे पता है। चलिए इसी का तीसरा पार्ट करते हैं। वो कह रहा है कि बराबर हो मतलब विकर्ण किस किस के बराबर होते हैं। इसको समझने के लिए आपको दो चीजें रटनी पड़ेंगी। ऐसी दो आकृतियां होती हैं जो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जो आपके समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज होते हैं बच्चों, वो थोड़े से कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ अलग है। ठीक है, तो ये विकर्ण बड़ा होगा इसका और ये वाला छोटा हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से समचतुर्भुज में होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है वो बराबर हों, तो बराबर उनके ही होंगे जो 90 अंश के कोण बनाएंगे। ठीक है, जिस आकृति में आपको 90 अंश के कोण दिखेंगे वह आकृति ही हमारी विकर्णों के बराबर बराबर हिस्सों को करेगी, मतलब उसमें ही हमारे विकर्ण बराबर लंबाई के होंगे। ऐसी आकृति कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आयत और दूसरी होती है वर्ग। चाहे तो आप इसे लिख भी सकते हैं, हम इसे लिख भी देंगे बच्चों कि एक तो वर्ग है और दूसरा आयत के विकर्ण एक दूसरे को के बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आ गया होगा मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 5वां प्रश्न है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? अच्छा बच्चों, पिछले एक्सरसाइज में हमने आपको उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज बहुत अच्छे से सिखाए थे, तो वहां हमने आपको उत्तल चतुर्भुज की पहचान बताई थी कि उत्तल चतुर्भुज कोई चतुर्भुज कैसे हो सकता है, मतलब कब हो सकता है। उसकी दो कंडीशनें होती हैं। पहली कि किसी भी चतुर्भुज की कोई सा भी कोण 180 डिग्री से तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी उसके जितने भी विकर्ण होंगे आकृति के वो उस आकृति के अंदर बनने चाहिए। ठीक है, तो पहचान थी ना। हाँ, अब हम इस आयत में देखेंगे कि इसका कोई भी कोना मतलब कोई सा भी कोण 180 डिग्री से ज्यादा है। देखिए ये 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है और ये भी 90 का है, मतलब चारों कोण जो है 90 अंश के हैं, तो कोई भी 180 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, पहली कंडीशन यानी कि पहली शर्त इसने उत्तल चतुर्भुज की पूरी कर दी। दूसरी शर्त क्या थी कि आकृति के विकर्ण उस आकृति के अंतः भाग में बनने चाहिए, मतलब अंदर बनने चाहिए। अब यदि हम इसके विकर्ण बनाते हैं तो देखिए इसका ये विकर्ण अंदर बना है, मतलब कहीं बाहर तो गया नहीं।
आयत के अंदर बना है। चलिए दूसरा विकर्ण बनाते हैं, ये भी इसके अंदर बना है, यानी कि इसने दोनों शर्तों को पूरा कर दिया। ठीक है, अब इसी शर्त को हम लिख भी देंगे। हम लिखेंगे क्योंकि इसके दोनों विकर्ण अंतःभाग यानी कि अंदर स्थित होते हैं। ठीक है, दोनों अंदर हैं और कोई भी कोण 180 अंश से ज्यादा नहीं होता, इसीलिए एक आयत उत्तल चतुर्भुज होता है। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आया? आ गया होगा, मुझे पता है। ज्यादा कुछ है नहीं इन सवालों में, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस थोड़ी सी चीजों को समझना है और याद करना है, और जो समझ में नहीं आए उसे रट भी लेना है। ठीक है, आपको तीनों काम करने हैं, तभी ये आपको प्रश्नावली अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, और तभी आप अपने एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, ABC एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा ठीक है, O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। देखिए ये जो ABC है ना, ये A, B और C, ठीक है, वो कह रहा है कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। और वो कह रहा है कि O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, यानी कि समकोण की सम्मुख भुजा इसका मध्य बिंदु है ये O। ठीक है, बताइए कैसे O बिंदु A, B और C से समान दूरी पर स्थित है। अच्छा बच्चों, ये जो O बिंदु है ना, वो कह रहा है कि O A से, B से और C से समान दूरी पर स्थित है। कैसे बता सकते हैं? चलिए थोड़ा सा और हिंट दिया है इसने कि बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाओं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। अच्छा, बिंदुओं कौन से हैं? ये वाली। अच्छा देखिए, ये बिंदुओं को यदि हम मिलाते हैं, इनको मिला दीजिए थोड़ा सा, तब थोड़ा सा आपको एक आइडिया लगेगा। देखिए उन्होंने यहाँ दो समकोण त्रिभुज बना दिए हैं। अब जो दो समकोण त्रिभुज बच्चों इकट्ठे किए हैं, मतलब मिलाए हैं, तो उससे एक आयत का निर्माण हो रहा है। ठीक है, आपको ये आयत दिख रहा होगा। अब वो कह रहा है कि ये जो बिंदु O है ना, वो एक दूसरे से, मतलब A से, B से, C से और D से बराबर बराबर दूरी पर है। आप कैसे साबित करेंगे? अच्छा देखिए, हमने आपको बेसिक सिखाते समय बताया था कि जो जो आयत होता है ना, उसके विकर्ण, देखिए ये विकर्ण भी बनाए हैं इन्होंने, ये जो विकर्ण है तभी तो ये मध्य बिंदु हो गया इसका। देखिए ये जो दो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बताया था कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो जहां ये विकर्ण मिल रहे हैं तो वो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहे होंगे दूसरे वाले विकर्ण को। ये जो BD है ना, इस AC को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा होगा। यदि इसकी लंबाई कुछ है, कोई भी है, यदि 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तभी ये 10 का था, इसने बीच में से दो हिस्से कर दिए 5-5 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब ये AC है ना बच्चों, इस BD के दो हिस्से कर देगा। और आप जानते हैं कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर लंबाई के होते हैं, तो जब इसने इसको 5-5 सेंटीमीटर के किए हैं तो ये भी समान लंबाई का होगा जो BD है, तो इसके भी टुकड़े कितने सेंटीमीटर के होंगे? ये भी 5-5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। ठीक है, मतलब समझ में आया? इस बिंदु से यहां तक की दूरी, B से O तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो O से D तक की भी 5 ही होगी। चलिए, O से C तक की भी 5 होगी और O से A तक की भी दूरी बच्चों 5 होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि आयत के जो दोनों विकर्ण होते हैं ना, वह समान लंबाई के होते हैं। ठीक है बच्चों, इसी चीज को हम अपनी भाषा में लिख भी देंगे। हम लिखेंगे बच्चों कि यहाँ दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC एक आयत बनाते हैं। जो ABC है ना और ADC ये आयत बना रहे हैं। ठीक है, जिसमें बिंदु O विकर्णों का समद्विभाजक बिंदु है, मतलब जो O बिंदु है ना, वह विकर्णों का समद्विभाजक बिंदु है। ठीक है, जो विकर्णों को समद्विभाजित कर रहा है। चलिए दूसरा पॉइंट, क्योंकि AC और BD दो विकर्ण हैं, जो हमारे AC और BD दो विकर्ण हैं जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसीलिए बिंदु O
ए बी सी व डी से समान दूरी पर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चाहे तो आप इसमें एक लाइन और भी लिख सकते हैं बच्चों। क्या आप इसके बीच में एक लाइन ये लिख दीजिए कि आयत के दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। ठीक है, और जब ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, इसीलिए जो बिंदु O है ना, वह ए बी सी डी से समान दूरी पर स्थित होगा। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आ गए होंगे मुझे पता है। और वीडियो पसंद आई, यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका ही फायदा है, फ्री में इतनी अच्छी वीडियो हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। छोटी सी मेहनत कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे भी नहीं लगते। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 6 ही सवाल करेंगे, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में आपके 6 ही सवाल हैं। और इसी सवाल के साथ ये आपका जो चैप्टर है ना, चैप्टर 3 मतलब अध्याय 3 भी यहाँ होता है समाप्त। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर और अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय कहने से पहले एक बात और फिर से सुन लीजिए कि मैथ हम पढ़ा रहे हैं, आप हमारे ही चैनल पर साइंस को भी बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मिलती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलती तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, मतलब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से अपनी साइंस को भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ और नए नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।